बातें नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे। साक्षी तुम उठो, खड़े हो, खड़े हो, जाओ बैठो, जाओ बैठो वहाँ पे, जाओ सबसे लास्ट बैठो अनुराग के साथ। चलो बउआ यहां से ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट करते हो, इधर अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, मेरे रेंज का यही पेपर है। इंग्लिश का कैसे तैयारी करना है, इंग्लिश के टीचर से बात करिएगा। अरे जो आपके इंग्लिश के टीचर होंगे। अब बात हो रही है कि अगर आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी की, तो उसको याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके कीवर्ड पकड़िए। अगर आपको कीवर्ड पता है तो आप उसे लैंग्वेज सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि कीवर्ड क्या होता है ना, लास्ट आवर रिवीजन होता है। आप जब शुरुआत में जब पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लो कि अभी आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो आप एक कॉन्सेप्ट को आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में रिवाइज करते हो। पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए साल 2 साल भी लगते हैं, लेकिन उस 2 साल की तैयारी आपको 3 घंटे में डिलीवर करनी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल बना रहे हो, उसको बनाने में लग गए 40 मिनट 50 मिनट, तो आपके मन में एक क्वेश्चन बनता है या आपके मन में एक टेंशन बनता है कि 40 मिनट बन रहा है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा। देखिए एग्जाम में आएगा कैसे बनेगा वो बात की बात है, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे में सारे 100 नंबर के सवाल बनेंगे जो 2 साल की तैयारी है। तो ये भी तो सुना कि 2 साल की तैयारी 3 घंटा में कैसे लिखेंगे, ये भी तो सवाल बन सकते हैं आपका। तो वहां पर क्या होता है, जब एग्जाम बनते जो आप लिखते हो तो वो फुल फ्लेज में आप प्रिपेयर्ड होकर जाते हो। आप 40 मिनट्स अगर घर पे लगा रहे हो, खुद बना रहे हो, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 40 से कितना होगा, 35 से 30 से 20 मिनट्स हो सकता है। तो जैसे हमने पढ़ा मैनेजमेंट में कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की जो बातें होती है, तो दोनों को अप्लाई करना पड़ता है। तो जब मैनेजमेंट में अप्लाई होता है तो आपको अपने पढ़ाई में भी क्या करना है, अप्लाई करना है कि टाइम को, मिनिमम टाइम को लगाना है। जैसे मान लो कि 80 नंबर का सवाल होता है, 80 नंबर के लिए अगर कितना मिलता है, 180 मिनट मिलता है, तो 80 मिनट डिवाइड बाय 80 मार्क्स डिवाइड बाय 180 कर लोगे तो 1 नंबर का सवाल के लिए कितना एवरेज टाइम देना है वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है। हमने जब बोला कि थ्योरी की तैयारी कैसे करें, तो थ्योरी के लिए आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स जब याद रहेगा तो उसे सेंटेंस आपका बनेगा। कीवर्ड्स याद नहीं रहेगा, आपके मन में आंसर बन रहा है लेकिन आपको पता नहीं कैसे लिखना है, हाउ टू डिलीवर द क्वेश्चन, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, वो आंसर को कैसे हमको डिलीवर करना है, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है, उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके मेन पॉइंट्स। सवाल का जब आंसर लिखते हो तो ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में लिखने से अच्छा है कि पॉइंट वाइज बनाओ। समझ में आ रही है? ये बातें यूपीएससी सीए के टॉपर्स सभी बोलते हैं। कभी इंटरव्यू, जैसे सीए फाउंडेशन में कल रिजल्ट आया है, सीए इंटर का रिजल्ट आया है, आप लोग को मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग करना है, आपको कहीं भी कोई भी चीज करना है उसमें अपना बेस्ट करना है, बट जो टॉपर्स हो गए उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसके इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए, वो कैसे तैयारी करते हैं, कैसे वो प्रिपरेशन करते हैं, वो कैसे अपने आंसर को लिखते हैं। रैंक 1 2 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रैंक 1 2 3 की तैयारी वही रहती है, वो होता है कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट करने के लिए जो आंसर बनाना है किसी सवाल का, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उससे उसका मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल कुछ और है उसके आंसर हम कुछ और लिख रहे हैं। बात समझ रही ना? अब जैसे एक चैप्टर चल रहा है बीएसटी का, सेकेंड चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हमने कल एक लेक्चर शुरू किया कि सर इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक पर्सन है जो जिस कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी बैंकरप्सी के सिचुएशन में चले गई थी। उस पर्सन का नाम क्या था? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? इस्तांबुल में। और वो उनकी पढ़ाई लिखाई सब कहाँ हुई? फ्रांस में। वो एक इंजीनियर बनकर तैयार हुए थे। वो कौन से इंजीनियर थे? माइनिंग इंजीनियर थे। वो कंपनी के जब एमडी बनते हैं तो कंपनी के जब बैंकरप्सी के सिचुएशन पे आती है तो उस कंपनी को बैंकरप्सी से निकालने के लिए
कंपनी में वो कुछ बहुत सारा फेर बदल, तो समझो कि एक रिवॉल्यूशन टाइप का लाते हैं। रिवॉल्यूशन समझते होंगे कि ड्रास्टिक चेंज करना है कोई चीज में, यानी हमारी पॉलिसी जो चल रही थी पुरानी, उस सब पॉलिसी से आपको नए रिवाइज करना है, नया पॉलिसी बनाना है, रिवॉल्यूशन लाना है। जैसे इंडिया में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया था 1991 में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1956 में, जवाहरलाल नेहरू का सरकार था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि बाहर का बिजनेस करने आ गया तो फिर हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या किसी के गुलाम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इंडिया क्लोज इकोनॉमी को ज्यादा फॉलो करता था। तो जो हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने इकोनॉमी को कंपनी को अच्छा करने के लिए उन्होंने कंपनी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि कुछ स्टैंडर्ड, कुछ गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ सिस्टम, कुछ डिसिप्लिन, ये सब कंपनी में जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होने हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो गोल अचीव करेंगे, अगर हम फॉलो नहीं करते तो गोल अचीव नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल आप अपने जीवन में, जब 12th की बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी आपको प्रिंसिपल अपने लाइफ में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने हैं कि सर हमको रेगुलरली पढ़ने हैं। कोई फ्रेंड बोलता है कि हमको कहीं जाना है, चलो घूम कर आते हैं, चलो हम खर्च करेंगे, तुम खर्च मत करना। ये समझ लो कि वो आपका टाइम बाई कर रहा है, वो आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपके पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। पढ़ाई ही आपका प्राइमरी है। बोर्ड की तैयारी के लिए आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी, आपके प्रिंसिपल्स, आपका एथिक्स इंपॉर्टेंट है। जब तुमने प्रिंसिपल बना लिया है कि इस समय मेरा पढ़ाई का है, तो उस समय कोई और बोले कि चलो हम घूम कर आते हैं, तो अपने प्रिंसिपल, अगर घूमने चले गए तो आपने प्रिंसिपल का क्या किया? वायलेशन किया। जब प्रिंसिपल का वायलेशन किया तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। कंपनी में भी जब प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट कर लिया है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जो पढ़े, स्केलर चेन, अगर हमने प्रिंसिपल बना लिया है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना अंटिल द गोल आर अचीव। जो आपने लाइफ में आपने ड्यूरेशन बना कि हमको 6 से 8 पढ़ाई करना है, या कोई टाइमिंग है जिसमें हमको पढ़ाई करने है, उस पढ़ाई के टाइम में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टर्बेंस को आप साइड अवे करो। क्या करो? साइड अवे करो और अपने प्रिंसिपल पे फोकस करो कि मेरा प्रिंसिपल ये कहता है, इस प्रिंसिपल को हम वायलेट नहीं करूंगा। अगर मैं वायलेशन किया तो आप ध्यान रखिएगा, हर चीज के कंसिक्वेंसेज होते हैं। क्या होते हैं? कंसिक्वेंसेज। कंसिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? परिणाम। इफ यू वायलेट योर प्रिंसिपल, यू विल नॉट अचीव योर गोल। अगर आप अपने प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो जो आपने टारगेट बना रखा है कि 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, 100 में 100 लाना है, क्या वो टारगेट अचीव होगा? हमेशा ध्यान रखना कि हम अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि परिणाम मिलेगा। आप अच्छा करोगे, पढ़ाई करोगे, उसका भी परिणाम है। नहीं पढ़ोगे, कम पढ़ोगे, उसका भी परिणाम है। बात समझ आई? तो यहां पर जब हेनरी फ्यूल की बात करते हैं, जो कंपनी में उन्होंने प्रिंसिपल लाया, तो वो बोला कि भैया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तब ये कंपनी बैंकरप्सी से क्या हो जाएगा, यानी इनसॉल्वेंसी से सॉल्वेंसी के सिचुएशन पे आ जाएगी। अब अगर इनसॉल्वेंसी से सॉल्वेंसी की सिचुएशन आएगी तो कंपनी में जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उन सबका जॉब जो है नहीं जाएगा, उनको जॉब मिलेगा, कंपनी का एक रेपुटेशन बनेगा, हो सकता है कंपनी और आगे बढ़ सके। तो उन्होंने कितना प्रिंसिपल दिया? अब बात आती है कि 14 प्रिंसिपल को सर याद कैसे किया जाए। इसी के लिए हमने बताया कि कुछ कीवर्ड्स, जो कीवर्ड अगर आपको याद है तो उससे आप अपने सेंटेंस, अपने मीनिंग आप अपना बना सकते हैं। अगर हम ये कीवर्ड नहीं बनाते, 14 प्रिंसिपल लिखते, हो सकता है कि आपको याद शुरुआत में हो जाते, बाद में आप भूल जाते। लेकिन आप जब प्रिंसिपल की बात करोगे जो हेनरी फ्यूल ने दिया, अब एक और टेलर साहब आएंगे, उनके 4 प्रिंसिपल है, वो तो आसानी से याद हो जाएगा। मैंने 14 प्रिंसिपल, ये जो हेनरी फ्यूल दिया उसको कैसे याद करना है, तो जब आपको ये तो याद ध्यान रखने पड़ेंगे, ये तो आपको ध्यान, आप लोग सर ये भी ध्यान नहीं है, ये तो एकदम इसे समझ लो दैट यू सी USSR OIC, ये तो सिंपल है, जो सब बोल सकता है। क्या बोल सकते हैं आप? दैट यू OIC। अब इसमें जो है पूरे 14 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 14। अब डैड में DAD डैड, तो इसके 3 प्रिंसिपल बन जाएगा। अब 3 प्रिंसिपल जो है, D4 क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। वो आप भली बात ही जानते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी होता है। अब देखो प्रिंसिपल क्यों है, उसका क्या फायदा है और उसका क्या नुकसान है, हम अभी इसी पे डिस्कशन करेंगे कि पूरा जो आधा जो चैप्टर जो है उसका आधा पार्ट आपको इसी पे चलेगा, प्रिंसिपल्स पे ही चलेंगे। प्रिंसिपल यानी एक जो डिवीजन ऑफ वर्क है उस पे पूरे आप जब देखोगे तो उसमें आधे पेज, एक पेज में उसके कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो मैं उसी में चलता हूं कि 14 प्रिंसिपल पे की क्या बातें करता है। मैंने कल भी बताया, मैं आज बताता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क,
डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? वर्क को डिवाइड करना। क्या ये जरूरी है कि जरूरी है? क्योंकि अगर हम काम को नहीं डिवाइड करें तो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा। दूसरा, डुप्लीकेसी क्रिएट होगा। ये सब कीवर्ड बन रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हो सकता है, उसको फॉलो करने से क्या फायदा है, उसको नहीं फॉलो करने से क्या नुकसान है। अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं, यानी व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, what will be the consequences? This will be the question. या केस स्टडी बोलेगा कि दो मतलब कि कोई कंपनी में है, या कंपनी किसी बिजनेस को ऑपरेट करती है, वहां पर सारे एम्प्लॉय मिलकर कोई काम को कर रहे हैं, वहां पर कोई चीज की कमी लग रही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सारे मिलकर एक काम करें, यानी वर्क को डिवाइड नहीं किया गया। तो सवाल पूछा कि विच टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड हियर। ये प्रिंसिपल सवाल बन रहा है, केस स्टडी। आप देखिए ध्यान से, आपको हम क्वेश्चन बीएसटी का दिखाए हैं। बीएसटी आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीधा सवाल नहीं पूछा कि एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल बनेगा, ऐसे सवाल नहीं बनने वाला है। या 14 प्रिंसिपल का नाम बताइए, ऐसे नहीं बनेगा सवाल। सवाल ऐसे बनेगा कि वहां पर एक केस डालेगा, उस केस में आपको उसके प्रिंसिपल बताने हैं। तो जब आपको देखना कि हाँ यहां पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया गया है, तो यहां हियर द वर्क हैज नॉट बीन डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज। So we can say that here the principle of division of work, principle of what लगा देंगे, principle of division of work has been violated. What will be the consequences when we violate the principle of division of work? Lack of efficiency. Efficiency कब आता है? रिपीटेडली कोई काम को आप करते हैं तो एफिशिएंट हो जाते हैं। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल जब शुरुआत में पहले बनाए होंगे अकाउंट्स में कोई सवाल, तो आप गलती किए होंगे, अब गलती कम हो रही होगी। तो लैक ऑफ एफिशिएंसी, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन का चांस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, है ना। और क्या हो सकता है? डिक्रीज इन स्पीड एंड एक्यूरेसी हो सकता है। और क्या हो सकता है? डज नॉट गारंटी टू अचीव द गोल। गोल की गारंटी दे सकता है गोल को अचीव करने का? नहीं दे सकता है। तो ये वायलेशन है। दैट्स वाई अब इस वायलेशन को तोड़ना है, इस सबको उल्टा करना है, नहीं हमको सब ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला था डैड में, आपको डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ए फॉर ऑथोरिटी एंड, अगर किसी कंपनी में ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ना दिया जाए, सब बराबर हो जाए, बताइए कोई किसी की बात मानेगा? कहने की एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सिस्टम के एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। मेरे वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड हमेशा यूज होगा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। अब ये दो वर्ड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? रिपोर्टिंग मतलब किसी रिपोर्ट करना है। कोई काम आप जैसे सबऑर्डिनेट जो जूनियर आपका कोई काम कर रहा है, तो उस जूनियर का क्या काम होगा कि काम करने के बाद क्या करना है? चुपचाप बैठा रहेगा कि कहीं रिपोर्ट करेगा? तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में बना होना चाहिए। सुपीरियर जो आपके ऊपर है, सबऑर्डिनेट जो आपके नीचे है, तो इस दोनों में रिलेशनशिप होना चाहिए। ये रिलेशनशिप कब क्रिएट होगा? जब ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी प्रिंसिपल होगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। डैट में डी हो गया, ए हो गया। डी फॉर क्या था? डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आप जानते होंगे कि डिसिप्लिन में हम कहीं ना कहीं एक तरीके से सही काम करते हैं, एफिशिएंसी से सब कुछ सही होता है। डिसिप्लिन नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डैट यू फॉर क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड समझते ना, बताए थे कमांड में क्या है कि सर एक को कमांड करने के लिए उसका एक ही सुपीरियर होना चाहिए, मल्टीपल सुपीरियर नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल सुपीरियर कमांड कर रहा है तो ये जो सबऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SEEC, इसमें एस फॉर क्या हो गया? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। यानी जब आप कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, या कभी ध्यान रखिएगा कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपका पूछा जाए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ये मत बोलना कि मेरा इतना सैलरी का एक्सपेक्टेशन है, ये हो। पहले सर हम कंपनी की देखेंगे, पहले कंपनी के बारे में सोचना आपका काम है। ये धर्म होना चाहिए आपका। कंपनी होगा तभी तो आप होंगे। अब जैसे कोई युद्ध होता है, या बहुत सारे हिस्ट्री पढ़े होंगे कि राजा सबका जब युद्ध होता था, कहीं कोई आक्रमण कर दिया, कोई देश लड़ता है, कुछ ऐसा चीज, तो सैनिक सब वहां भागता नहीं है ना, हम नहीं भागेंगे, हम राजा महाराजा को बचाने के लिए लड़ेंगे। ऐसा होता है ना, चेस खेलते होंगे आप लोग, चेस में
तो ध्यान रखिए कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सबसे अल्टीमेट एम आपका क्या होना चाहिए, कंपनी को बचाना, कंपनी को आगे ले जाना। जब कंपनी आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं हम भी कंपनी के साथ भी आगे जाएंगे, और सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा, अगर कंपनी पीछे रह जाएगी तो आप भी निकल जाएंगे। तो ये कहलाता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर द ई फॉर क्या हो गया, इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी मतलब क्या होता है, न्याय वगैरह, सम्मान, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, यानी सबका पोजीशन के अनुसार सैलरी दो, सम्मान दो, कास्टिज्म, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाइए, भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा नहीं। कोई कंपनी में ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। फिर एक और ई था, उसका मतलब स्पिरिट डिकॉप। स्पिरिट मतलब उत्साह, जुनून, सब टीम वर्क बात समझते होंगे कि सब लोग एक साथ अगर काम करते हैं तो गोल अचीव होगा। डैड हो गया। यूएसएसआर का यू क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि आपका जो डायरेक्शन यानी जो पाथ बना है आपका कमान, मतलब कि ध्यान उसी को होना चाहिए, आप मल्टीपल पे नहीं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसका जो उसका जो लीडर होगा वो कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो अपने स्टाफ को सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ना बताएगा, सेल्स कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, वो तो सेकेंडरी है उसके लिए। प्राइमरी जो चीज है उसमें आपका डायरेक्शन होना चाहिए। हो गया यूएसएस में यू हो गया। एस फॉर स्केलर क्या कहता था, एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में ये काम होना चाहिए, या हायरार्की फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर हम हायरार्की नहीं फॉलो करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ आ जाता है। अगर हम हायरार्की फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, और अगर हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रहे, तो कहने का हम ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दिए, भूल गए। हाँ, इसमें इमरजेंसी का जो सिचुएशन हो या जब डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन क्विक डिलीवर करना है, मतलब कि जल्दी से हमको कोई डेटा लेना है, और अगर हम सिस्टम फॉलो करेंगे तो फिर तो क्विक डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, गैंग प्लान करना पड़ेगा। गैंग प्लान याद होगा इमरजेंसी। तो यूएसएस दो एस हो गया। आर फॉर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब जो आपका पोजीशन है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा। अगर रेम्युनरेशन, अगर आप क्वालिटी, जो क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस या जॉब पोजीशन उससे कम अगर रेम्युनरेशन देते हैं तो फिर तो एम्प्लॉय आपका खुश नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड तो कंपनी में प्रॉपर काम वो नहीं कर पाएगा। रेम्युनरेशन में ये भी ध्यान रखना है कि टाइमली रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। रेम्युनरेशन डज नॉट ओनली मीन्स द बेसिक सैलरी, रेम्युनरेशन मीन्स द फैसिलिटीज ऑल्सो। आप देखते हो कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको फैसिलिटी भी मिलता है, जो सैलरी का पार्ट होता है, जैसे कार अलाउंस मिल गया, हाउस रेंट मिल गया आपको, बहुत सारे जैसे सर्वेंट के फैसिलिटी, गार्डन वगैरह मिलता है, फर्निशिंग आइटम मिलते हैं, ये सब चीजें होती है। उसके अलावा परक्यूजिट्स मिलता है। परक्यूजिट्स इन द सेंस की एक्स्ट्रा बेनिफिट की कहीं आप घूमने गए तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रहा है। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन। जितना ज्यादा आपका पोजीशन हाई होगा उतना ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, जितना कम पोजीशन, लो पोजीशन पे होंगे तो फैसिलिटी आपको कम मिलेगा। ये भी प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन होता है। यूएसएसआर हो गया। ओ फॉर ऑर्डर था। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम जो प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स कमोडिटी रखेंगे तो वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, ऑर्डर में। और जैसे देखते होंगे जो फार्मेसी में जो मेडिसिन रहते हैं तो उसका जो अल्फाबेटिकल नाम से रहता है ना, कि जेड से क्या नाम है, एक्स से क्या है, वाई से क्या है, तो उसी प्रकार जब कमोडिटी रखते हैं तो उसका भी प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मॉल में कोई सामान प्रॉपर ऑर्डर में रहता है कि सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आई फॉर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब कि इनिशिएटिव का मतलब यही हुआ कि जो हमारा सुपीरियर है वही हमेशा पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उन्हीं को आइडिया मिलेगा। आइडिया तो किसी को आ सकता है। आइडिया हो सकता है कि सबऑर्डिनेट में बैठा हुआ जो एम्प्लॉय है उसको भी आइडिया होगा। अब अगर सुपीरियर का बात ये रहे कि हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम अपना ही करेंगे सब कुछ, तो हो सकता है कि कुछ आइडिया ऐसे थे जो आइडिया ये नहीं सुना, इससे कंपनी को हो सकता है कि नुकसान हो गया, या जितना गेन होना चाहिए तो उतना गेन नहीं हुआ। तो इनिशिएटिव कहता है कि सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट की बात भी सुननी चाहिए, एडवाइस से सुननी चाहिए। आप सब बताइए, डिलीवर करिए, हमको अच्छा लगेगा तो हम काम करेंगे। अगर प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है तो क्या फाइनेंस में सारा आइडिया रहता है, उसके टीम मेंबर का रहता है, वो बताते हैं कि सर ये सब करना चाहिए, हाँ चलो ठीक है, इससे क्या आउटकम होगा, वो सारा प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं। देन अप्लाई करने का काम किसका होगा, हमेशा टॉप लेवल का। कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी बनाना है, कौन लेगा, टॉप लेवल। लेकिन इनिशिएट हो सकता है मिडिल वाला कर दे,
इनिशिएट हो सकता है कि लोअर वाला करे, लेकिन सारा का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस टॉप लेवल करेगा, लगेगा हाँ ये फायदेमंद है, तब अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। OIC C4 क्या था? ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कल हमने नहीं बताया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल ऑथोरिटी, यानी जहां कमांड कुछ लोगों के पास होता है, यानी कंपनी में अगर सिर्फ टॉप लेवल वाला डिसीजन लेगा या टॉप लेवल वाले काम करेंगे तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जहां पर हम कमांड पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं या इंडिया में कंट्रोल की बात करते हैं कि भारत में जो कंट्रोलिंग पोजीशन जो है वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है, तो आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज है। लेकिन किसी भी कंपनी में सब कुछ डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और किसी भी कंपनी में सब कुछ सेंट्रलाइज है। जैसे जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उस समय बताओ सेंट्रलाइज पोजीशन डिसेंट चला था कि डिसेंट्रलाइज चला था? प्रधानमंत्री कर दिए थे, नोटबंदी सेंट्रलाइज। लेकिन जब बाद में जब लॉकडाउन कमने लगा, धीरे धीरे मतलब कि इजी होने लगा, तो देखिएगा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि भैया अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार कंपनी में कोई पॉलिसी बनाना है तो क्या हो गया, सेंट्रलाइज। और ब्रांच वाइज कोई डिसीजन लेना है तो क्या हो गया आपका, डिसेंट्रलाइज। कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना आप लोग नहीं लिखे होंगे, आप लोग लिख लीजिए इसको। सब लोग लिख लिए हैं, दिखाइए लिखे हैं तो ऐसा अपने डाले नहीं डाले, अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये अभी लिख नहीं spirit of stating God. ऐसे देखेगा तो भूल जाएंगे। हे प्रभु क्यों बोले order of the mind, order is there. वही centralization and decentralization एक ही बात की है। टेन्योर वाला कुछ नहीं बोल रहे हैं। साक्षी तो गया था ना तो बताओ ऐसा आया तो था इसी के साथ तो कल मैं सर ऊपर रूपा तू सुधरता का है नहीं यार
लिख तो लेते हैं बैलेंस कॉप्स बोले थे कॉप्स अरे कॉप्स बोले थे जो पता है कहीं जाना है कहाँ जाओगे गाड़ी जाओगे ना गाड़ी गाड़ी अरे बोल रहे हैं आप बोले अरे इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिया तुम्हें जो लिखा वही जाएगा जो लिखा वही से अरे किसी को बोले थे रुकने के लिए किसी को